औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सियासी बात और मैं हूं आपका मेज़बान रिज़वान शाह। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि इलेक्शन अनाउंस हो चुका है और हर गुज़रते दिन के साथ इलेक्शन में गर्मा गर्मी जो है वो पैदा हो रही है। हमारा हलका जो है कौमी असम्बली का हलका NA 54, उसमें भी मुख्तलिफ़ उम्मीदवार मैदान में उतर रहे हैं। इसके साथ ही साथ हलका PP 12 टेक्सला और हलका PP 13 वाकेंट, उससे भी बहुत सारे उम्मीदवार जो है वो मैदान में लंगोट कस के उतर रहे हैं। आज हमारे पैनल पर मौजूद हैं हलका NA 54 कौमी असम्बली के उम्मीदवार, मुस्लिम लीग नून की जानिब से इन्होंने टिकट अप्लाई कर दिया है, इंटरव्यू दे के आ चुके हैं और क्या फ़ैसला होता है ये इन्हीं से जानेंगे। बैरिस्टर अकील मलिक साहब हमारे पैनल पर मौजूद हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। बैरिस्टर साहब, सबसे पहले ये बताएं जी कि PTI ने यूथ का नारा लगाया और नौजवानों को, वो नौजवान जो सियासत से दूर थे, सियासत से किनारा कशी करके सियासत से अलग थलग रहते थे, उनको उन्होंने सियासी धारे में शामिल किया और नौजवानों को अट्रैक्ट किया, नौजवानों को पार्टी में शामिल किया, नौजवानों को मोटिवेट किया। तो यही आप जो है, ज़ाहिर है एक नौजवान हैं, आप यंग हैं, तो यही काम आप भी कर रहे हैं। हालांकि मुस्लिम लीग नून तो एक्सपीरियंस जो सियासतदान हैं उन्हीं पर डिपेंड करती है। हमारे हलके में बतौर नौजवान आप आ रहे हैं, हालांकि आपकी जो हलका है NA 54, इसमें बहुत सारे एक्सपीरियंस लोग भी शामिल थे, इसमें बहुत सारे पुराने लोग भी शामिल थे। उसके बावजूद आप आए हैं सियासत में, कौमी असम्बली के हलके में, और आपको आपके बुज़ुर्गों ने, आपकी पार्टी के जो सीनियर लोग हैं, उन्होंने तस्लीम भी कर लिया है। तो कैसे जज्बात हैं आपके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाह साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आज आपके इस प्लेटफॉर्म से दोस्तों से, हल्का अहबाब से जो है गपशप लगाने का और उनके साथ बातचीत करने का और अपना मैसेज पुट अक्रॉस करने का मौका मिलेगा। जहाँ तक आपने बात की कि PTI ने नौजवानों का नारा लगाया और एक नौजवानों की बड़ी एलिजिडली जो है खेप तैयार की, और उसके साथ वो लोग जो सियासत में शायद ताल्लुक़ नहीं रखते थे या सियासत को पसंद नहीं करते थे, कि उनको सियासत में वो लेके आए और इस तरफ राग़िब किया। मैं समझता हूँ कि 2018 के इलेक्शन में भी, और उसके अगर थोड़ा सा पीछे चले जाएं 2013 में भी, तो असल जो नौजवान था वो नौजवान हमेशा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ खड़ा हुआ था। ये एक शाम या एक इस तरह जो एक प्रेजेंटेशन दे देना और अपने आप को इस तरह दिखाना कि नौजवान या नौजवानों की ताकत वो जो है सिर्फ हमारे साथ है। मैं PTI की बात कर रहा हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये अपने सोशल मीडिया के थ्रू, दीगर प्लेटफॉर्म्स के थ्रू ये दिखाया कि नौजवान जो हैं वो हमारे साथ चट्टान की तरह खड़े हैं। मैं इसकी बिल्कुल जो है वो बरक्स मेरी बात है कि नौजवान, मैं 2013 में भी पार्टी के साथ खड़ा था, 2018 में भी पार्टी के साथ मैंने कंटेस्ट भी किया पार्टी के प्लेटफॉर्म से, और नौजवान इवन के 18 के इलेक्शन में भी सबसे ज़्यादा टिकट्स अगर नौजवानों को दिए थे उस टाइम भी, तो वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने दिए थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नहीं दिए थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने शायद नए चेहरों को मुतारिफ ज़रूर करवाया हो, लेकिन उम्मीदवार जो नौजवानों में से थे वो कम थे, उनके पास उस टाइम इलेक्टेबल्स थे। तो जहाँ तक बात है नौजवानों की, मैं समझता हूँ कि नौजवानों की भरपूर जो अक्कासी है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून करती है, अपने प्रोजेक्ट्स की बेसिस पे करती है। नौजवानों के लिए काम जो हमने पास्ट में किए, जो पंजाब में हुए, जो सेंट्रल में हुए, फेडरेशन में हुए, वो तमाम तरह वो लैपटॉप्स हों, नौजवानों को रोज़गार दिलाना हो, नौजवानों के जो है स्किल ट्रेनिंग हो, और बेशतर प्रोजेक्ट्स हैं जो नौजवानों की बेहतरी के लिए किए गए हों। अभी PDM की हुकूमत हमारी 16 महीने की थी, उसमें भी आपने देखा कि दोबारा लैपटॉप्स जो मेरिट पे मिले, वो दोबारा वो प्रोग्राम जो है उसका इनेकाद किया गया। उसके बाद उसके दीगर जो नौजवानों के जो नेशनल स्पोर्ट्स एक एक्टिविटी कंडक्ट हुई कि नेशनल टैलेंट हंट था, वो नौजवानों के लिए हमने भी कंडक्ट किया। तो इंशाल्लाह नौजवान जो हैं, मैं समझता हूँ इस ना सिर्फ इस हलके में बल्कि पूरे पाकिस्तान में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ खड़ा हुआ है। बैरिस्टर साहब, ये बताएं कि हम यहाँ से शुरुआत करते हैं कि आप बतौर उम्मीदवार कौमी असम्बली हलका NA 54 से मुस्लिम लीग नून की जानिब से टिकट के असूल के लिए आप लाहौर गए, इंटरव्यू आपने दिया, आपकी क़यादत वहाँ मौजूद थी। सबसे पहले ये बताएं कि आपका इंटरव्यू कैसा रहा
आप पे पार्टी ने किस हद तक एतमाद कर रखा है, और आपके जो मद्दे मुकाबल टिकट के हसूल के लिए कौन कौन लोग थे और किस तरह का इंटरव्यू हुआ, क्या बातचीत हुई? शाह साहब, इसमें इंटरव्यू हमारा कल ही हुआ और कल हमारी जो है लाहौर सेंट्रल इलेक्शन बोर्ड के सामने हम लोग पेश हुए और जितनी आला क़यादत थी, जिसमें कायद मोहतरम नवाज़ शरीफ साहब थे, हमारे सदर साबिक़ वज़ीर आज़म भी हैं शहबाज शरीफ साहब वो थे, मैडम मरीम नवाज़ साहिबा थी जो हमारी पार्टी की चीफ़ ऑर्गेनाइज़र हैं, और इलेक्शन जो सेल के चेयरमैन हैं इसहाक़ डार साहब, और उसके साथ दीगर जो बोर्ड के मेम्बरान हैं वो तमाम तर लोग वहाँ पे मौजूद थे। और हल्का वाइज ये डिस्कस हुए, नेशनल पे भी हुए और पीपीज़ पे भी हुए, और हल्के के साथ साथ उन्होंने जो पीपियाँ नेशनल के साथ लगती थी वो सारा उसकी डिस्कशन जिस तरह उनकी बारी आई तो उनको डिस्कस किया गया। जब हमारी बारी आई टेक्सला और वाह की, तो सबसे पहले क्योंकि हाजी मलिक उमर फ़ारूक साहब ने भी एप्लीकेशन NMA दी थी, और उन्होंने मैं ये वाज़े तौर पे आपके नाज़रीन को भी बताऊं कि हाजी मलिक उमर फ़ारूक साहब ने पार्टी की जो है डिमांड पे तीनों हलकों में, नेशनल और दोनों सूबाई हलकों में जो है उन्होंने ये दरख्वास्तें जमा कराईं, क्योंकि वो ज़िला के सदर भी हैं, यहाँ पे लोकल जो हमारी लीडरशिप है उसको वो हेड भी करते हैं और सबको साथ लेके चलते हैं सारे मामलात में। तो उन्होंने तीनों नेशनल का भी और सूबाई दोनों हलकों में उन्होंने दरख्वास्त दी और पार्टी के कहने पे दी। जब हमारा हल्का डिस्कस हुआ तो क्योंकि वो सीनियर मोस्ट पार्टी के मेंबर हैं तो उनका नाम जब लिया गया और मियाँ साहब ने कहा कि जी हाई साहब, तो उन्होंने कहा जी नेशनल मैंने पार्टी के कहने पे दी है और सूबाई भी दोनों मैंने पार्टी के कहने पे दी हैं, लेकिन नेशनल के लिए जो है मेरी सपोर्ट और मेरी भरपूर तर जो है वो जितनी भी कह लें उसको जो तगोदाव है वो मैं बैरिस्टर अकील को सपोर्ट करता हूँ और इन्हीं के हक़ में मैं सरेंडर करता हूँ कि नेशनल असम्बली का जो हल्का NA 54 से इलेक्शन है वो बैरिस्टर अकील मलिक ही कंटेस्ट करेंगे। दूसरी एक दरख्वास्त थी, इतने एक्सपीरियंस सियासतदान हैं, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं, इलेक्टेबल हैं, ज़ाहिर है पहले वो इलेक्शन जीते भी हुए हैं, तो आपके हक़ में उन्होंने सरेंडर किया, कैसा लगा आपको? मैं उनका बहुत मशकूर और ममनून हूँ और मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत ऑनर की बात है कि उन्होंने इतना ज़्यादा एतमाद और पार्टी को भी इस बात पे एतमाद में लिया कि नौजवान, क्योंकि यहाँ पे पाकिस्तान में 68% जो पॉपुलेशन है वो नौजवानों की है, 30 साल से कम लोगों की है या 30 साल तक के लोगों की है। इसी हल्के में भी मैं समझता हूँ कि अपनी जो सियासी जो उनकी जद्दोजहद थी पिछले 35 साल से, वो अभी भी उस सियासी जद्दोजहद को जारी रखे हुए हैं, लेकिन वो भी समझते हैं कि नौजवानों के जो मसाइल हैं, नौजवानों के साथ जो कनेक्ट है और आगे जो आने वाला दौर है वो नौजवानों का है। तो पार्टी के प्लेटफॉर्म से अगर कोई नौजवान जिसने ऑलरेडी, जिस तरह मैंने 2018 में मैंने कंटेस्ट किया और एक साइजेबल जो है वोट बैंक था जिसने मेरे लिए वोट किया और मुझे जो है अपने एतमाद, जो वोट का एतमाद था वो मैंने हासिल उनका किया। तो मैं समझता हूँ कि नौजवानों में पजीराई और नौजवानों का जो आगे आने वाला दौरा है उसके लिए एक नौजवान रिप्रेजेंटेटिव और नौजवान लीडर का होना जो नौजवानों के मसाइल समझ सके, जो नौजवानों के साथ कनेक्ट कर सके, जो नौजवानों को पास अवेलेबल हो और एक्सेसिबल भी हो, वो ऐसा एक लीडर जो खुद नौजवान हो और नौजवानों के ये तमाम तर इश्यूज़ पे और उनके साथ जो एक जहनी हम आहंगी और उसके साथ साथ उनके साथ एक कनेक्ट जो करना है वो बहुत ज़रूरी है। तो वो शायद पुराने सियासतदान, मेरे ख्याल से उनके तजर्बे से हम नौजवान मुस्तफ़ीद तो हो सकते हैं, बिलावल के मशवरे से भी मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि कोई भी सियासतदान हो, क्योंकि अब आगे आने वाला जो दौर है वो नौजवानों उन्होंने कहा 70s 80s में जो हैं उन्हें घर आराम करना चाहिए। नहीं, मैं तो ये नहीं कहता, मैं कहता हूँ कि वो अपना मशवरा हमें ज़रूर दें और हम उनके मशवरे से मुस्तफ़ीद हों, उनके तजर्बे से मुस्तफ़ीद हों। आपका इंटरव्यू लिया आपके पार्टी के कायद मियाँ नवाज़ शरीफ साहब ने, ज़ाहिर है वो बहुत एक्सपीरियंस सियासतदान है, यकीनी तौर पर उन्होंने जब उमर फ़ारूक साहब ने आप पे एतमाद किया यानी सरेंडर किया तो उसके बाद उन्होंने यकीनी तौर पर बात की होगी आपके जो अपोनेंट हैं, जो बड़े दो नाम हैं, चौधरी निसार अली ख़ान साहब और ग़ुलाम सरवर ख़ान साहब, कुछ तो आपने बताया होगा कि किस तरह उनको फेस करेंगे, हैवी वेट्स हैं दोनों।
तो इस हवाले से कोई बातचीत हुई? जी, मैंने पार्टी के, क्योंकि सेंट्रल इलेक्शन बोर्ड की काफ़ी जो चीज़ें हैं वो तो ऑफ द रिकॉर्ड होती हैं, इंटरनल डिस्कशंस होती हैं, लेकिन डेफिनेटली मैंने पार्टी को ये बावर करवाया और पार्टी को मैंने फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ, खाली अपने टिकट की ख्वाहिश का इजहार नहीं किया या अपने आप को एज ए कैंडिडेट पुट फॉरवर्ड नहीं किया। मैंने पार्टी को फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ बताया कि ये दोनों हैवी वेट भी अगर हल्के में मौजूद होंगे तो इंशाल्लाह इस दफ़ा हमारी वर्किंग और मेहनत इतनी ज़्यादा है कि ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की विनिंग वाली सीट है। और ये ऑलरेडी मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ये सीट निकाल के अपनी पार्टी को तोहफे के तौर पे पेश करेगी। दोनों हैवी वेट्स की जिस तरह आपने बात की, तो उनका अपना एक वोट बैंक है और अपना उनका एक रख रखाव है और लोगों से जो है वो एक इतने अरसे से 30-35 साल उनको इस हल्के में हो गए। लेकिन मैं समझता हूँ कि तमाम तर चीज़ों को देखते हुए ये हल्का इस दफ़ा एक सरप्राइजिंग रिज़ल्ट देगा और इंशाल्लाह ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हक़ में रिज़ल्ट देगा। और उसकी वजह ये है कि हर चीज़ की एक एक्सपायरी डेट होती है शाह साहब, और ये सियासतदान जो मैं समझता हूँ इस हल्के को 30 से 35 साल जो है इन्होंने यहाँ पे लगाए और हल्के में अभी भी जो है महरूमियाँ अरूज पे हैं, तो कम से कम एक नई सोच, एक नया जज्बा और एक फ़्रेश फेस जो है आके ये महरूमियाँ एक नए अज़म के साथ पार्टी के प्लेटफॉर्म से इंशाल्लाह ये टेक्सला की आवाम की, बाग की आवाम की और दीगर मेरे हल्के बाप की जो आवाम है, इंशाल्लाह उनकी ये महरूमियाँ दूर करेंगे। हाजी ज़रार साहब ने भी कौमी असम्बली पे अप्लाई किया है टिकट के लिए, उनको कहाँ देख रहे हैं? क्या कोई मुस्तकबिल करीब में कोई पैचअप हो जाएगा या क्या सूरत हाल है? थोड़ा सा पार्टी के अंदर जो ग्रुपिंग की ख़बरें हैं उनमें भी कुछ चीज़ें ऐसी नज़र आती हैं कि बज़ाहिर तो सब ओके की रिपोर्ट है, लेकिन बीच में कुछ मसाइल हैं। कब तक मैनेज करेंगे? कि हालिया दिनों में आपने एक बहुत ही बड़ा स्टेप उठाया, जो आपके अपोनेंट थे कौमी असम्बली के उम्मीदवार हाजी अबरार दिलदार ख़ान साहब, आपने उनके साथ उनके पास गए, आपने उनको राज़ी किया और उनको बतौर उम्मीदवार वो आपके हक़ में विड्रॉ कर गए, हंसी खुशी और राज़ी बाजी। तो वो कैसे किया? ये मुश्किल डिसीजन था। अबरार ख़ान साहब आपको पता है एक बड़े निडर किस्म के सियासतदान हैं, तो उन्होंने ठान लिया था कि वो आपके मुकाबले में इलेक्शन लड़ेंगे। तो किस तरह ये सारा कुछ हुआ? शाह साहब, मैं सबसे पहले तो आज ही अबरार दिलदार ख़ान साहब मेरे बड़े भाई हैं और नहायत मेरे लिए काबिल एहतराम हैं और मैं उनका मशकूर व ममनून हूँ कि उन्होंने फ़राग़ दिली का मुज़ाहरा किया और मेरे हक़ में वो दस्तबरदार हुए। तो मैं आपके इस प्लेटफॉर्म से भी उनका बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ। मुश्किल काम था, ये किया कैसे? ये मुश्किल काम था, लेकिन मैं इस पे अगर आपको इंटरनल जो हमारी कोई गुफ्तगू थी या बातें थी उस पर तो शायद इतनी रोशनी ना डाल सकूं, लेकिन मैं सिर्फ यही कहूँगा कि मैं उनका नहायत मशकूर व ममनून हूँ। उनका एक साइजेबल वोट बैंक है, वो एक अपने हलके में नाम रखते हैं, वो उनके अपने हलके की आवाम के लिए भी उनके काम हैं, नो डाउट। तो उस पर मेरे लिए भी एक बड़ा चैलेंजिंग टास्क था, लेकिन डिस्पाइट ऑल ऑफ दिस मैं समझता हूँ कि ये उनकी मोहब्बत और उनका प्यार और उनकी शफ़क़त है कि उन्होंने इस फ़राग़ दिली का मुज़ाहरा किया और अपने छोटे भाई को ऊपर ये एहसान भी किया कि नेशनल असम्बली के जो कैंडिडेचर है उसके लिए उन्होंने नॉमिनेशन नहीं जमा कराई। आपके लिए बहुत खुशाइन है। इलेक्शन से बिल्कुल कबल आपने एक बहुत ही सियासी तौर पर बहुत ही बोल्ड और बड़ा ज़बरदस्त फ़ैसला किया कि उनके पास आप गए, उनको राज़ी किया और अब आप और वो एक पेज पे हैं। इसके अलावा ज़रार साहब के मुतल्लिक़ मैं बात कर रहा था, क्या मुस्तकबिल करीब में उनको भी राज़ी करेंगे या अगर टिकट उनको ना मिला तो वो एक गैप जो होता है, एक दूरी वो बरकरार रहेगी? देखिए जी, मेरे लिए तो ज़रार साहब भी नहायत काबिल एहतराम हैं और मेरे भाई हैं और मैं कतई इस चीज़ को ये नहीं करूँगा कि मैं किसी भी अपने किसी दोस्त या भाई या किसी पार्टी लॉयलिस्ट या किसी पार्टी वर्कर्स को लूज़ करूँ। तो डेफ़िनेटली मेरी कोशिशें हैं कि मैं ज़रार साहब को भी जो है कन्विंस कर सकूँ कि वो शायद वो अपने कैंडिडेचर को ना प्रेजेंट करते, लेकिन क्योंकि अब उन्होंने किया है और अगर पार्टी जो भी फ़ैसला करती है, पार्टी मेरे हक़ में फ़ैसला करती है,
तो डेफिनेटली वो पार्टी का एक फ़ैसला है। और ज़रार साहब ने भी बरमला इस चीज़ का जिक्र और इजहार किया अपनी लीडरशिप के सामने कि पार्टी का जो भी फ़ैसला होगा वो हमें सर तस्लीम ख़ाम मंजूर होगा। क्या तस्लीम करेंगे? अगर आप ये बताएं कि अगर उनको टिकट मिल जाता है तो फिर आप भी तस्लीम करेंगे? जी बिल्कुल, बिल्कुल, क्यों नहीं, क्योंकि मैं समझता हूँ कि जमहूरियत का हुस्न है। और जब उन्होंने टिकट अप्लाई किया तो मुझे खुशी भी हुई कि ये एक कम से कम उस 30-35 साल पहले जो एक्सरसाइज राइज थी यहाँ पे, और एक जो है कोई डेमोक्रेटिक सेटअप नहीं था और कोई वन मैन शो होता था, तो मैं समझता हूँ कि खुशाइन बात है कि जमहूरियत जो है वो परवान चढ़ रही है और जमहूरी तरीका। और हमने यकीन जाने शाह साहब, खा वो NA के कैंडिडेट्स हों या PP के कैंडिडेट्स हों, हाजी उमर फ़ारूक साहब ने और मैंने किसी कैंडिडेट को मना नहीं किया और ये नहीं कहा कि आप अपना कैंडिडेचर अपनी पार्टी के सामने पुट फॉरवर्ड ना करें। उसकी वजह ये थी कि ये जमहूरियत है और यही जमहूरियत का हुस्न है कि जो पार्टी के साथ लॉयल है, जो पार्टी वर्कर है, जो पार्टी लॉयलिस्ट है, वो अपनी लीडरशिप के सामने अपने क्रेडेंशियल्स को पेश कर सकता है और बता सकता है करे, और जो पार्टी का फैसला है वो एक्सेप्टेबल है। कौमी असम्बली के उम्मीदवार थे अबरार दिलदार खान साहब, वो अच्छे तरीके से आपके पे ऊपर एतमाद कर चुके हैं। ज़रार साहब हैं, आप कह रहे हैं मुस्तकबिल करीब में चीज़ें ठीक हो जाएंगी, आपस में आपकी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, या आपको टिकट मिलेगा तो वो एतमाद करेंगे, अगर उनको टिकट मिला तो आप एतमाद करेंगे। सूबाई असम्बली की जो नशिस्तें हैं, आपके जो विंग्स हैं राइट लेफ़्ट के, उन पे आते हैं। मुझे ये बताएं कि वाकेंट से और टेक्सला से कौन से दो वो उम्मीदवार हैं जिन्हें आप समझते हैं कि वो भारी वोट ले सकते हैं, उनका हल्का में कोई फुटवर्क है, कोई खिदमात हैं और उनका वोट जो है वो आपको भी हेल्प करेगा? कौन कौन से लोग हैं? देखिए जी, सबसे पहले अगर हम वाकेंट की बात करते हैं तो मेरे लिए तमाम तर जो कैंडिडेट्स हैं वो नहायत काबिल एहतराम हैं, लेकिन एक नेशनल के कैंडिडेट को ऑब्वियसली देखना होता है कि उसके कौन से साइजेबल वोट बैंक्स जो हैवी वेट कैंडिडेट्स हैं वो उसको हेल्प आउट कर सकते हैं, क्योंकि ये विंग्स होते हैं, इन्हीं पे फ्लाई करना होता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस हल्के की, ना सिर्फ इस हल्के की बल्कि पिंडी में ऐसे कई हल्के हैं जो डिस्कस हुए हमारी जो इंटरव्यू कमेटी के सामने, कि जहाँ पे मेरे ख़्याल से अपनी लाइकनेस और डिसलाइकनेस लोगों की है। जहाँ तक इस हल्के की बात है तो मैंने पार्टी को, और ये ऑन रिकॉर्ड मैं बात करता हूँ कि पार्टी को जब मेरा इंटरव्यू हुआ, प्रिलिमिनरी इंटरव्यू पिंडी में, तो मैंने उनको उस टाइम भी यही कहा। लाहौर में मेरे से ये क्वेश्चन नहीं हुआ विंग्स का, अगर होता तो मैं उनको भी यही बात करता, लेकिन आई थिंक जो सवाल मेरे से पिंडी में किया गया था प्रिलिमिनरी इंटरव्यू में, तो मैंने वही जवाब जो है आगे लीडरशिप तक शायद पहुंच गया होगा। मेरे से सवाल किया गया कि आप कौन से विंग्स जो हैं आप समझते हैं कि आप कंफर्टेबल हैं और जो आपको सपोर्ट कर सकते हैं, आपको उड़ान भरने में मदद देंगे। उस पर मेरी पार्टी से जो गुजारिश थी, मैंने कहा जी आपने जो है आपने 3 सर्वेज ऑलरेडी कराए हुए हैं, अब एक लास्ट फाइनल सर्वे आप करवा लें। कोई 2 आप समझते हैं कि कैंडिडेट्स, जो मैं समझता हूं कि कैंडिडेट्स तमाम तरी अच्छे कैंडिडेट्स हैं, किसी की कहां पे रीच है और किसी की कहां पे रीच है, और वो सारे ही कैंडिडेट्स मेरे लिए बेनिफिशियल हैं। क्योंकि मैं नेशनल असम्बली का कैंडिडेट हूं तो मेरे लिए PP 18, क्योंकि नंबर्स चेंज हो चुके हैं, PP 12 और 13, तो मेरे लिए PP 12 और 13 में कोई फ़र्क नहीं है। मेरे लिए अमजद शाह साहब भी उतने ही काबिल एहतराम है जितने हाजी मलिक उमर फ़ारूक साहब हैं। मेरे लिए मैं एक अगर अच्छा सियासी बयान तो हो सकता है, लेकिन मुझे ये बताएं कौमी असम्बली की सियासत में आप कैसे विनिंग कैंडिडेट हैं कि आपके राइट और लेफ़्ट आपको अंदाज़ा भी है कि कौन सा कमज़ोर कैंडिडेट है, कौन सा सीजनल पॉलिटिशियन है, वक्ती तौर पे उसने कागजात जमा कराए हैं लेकिन उसका ग्रास रूट पे कोई वर्क नहीं है, उसका यूनियन काउंसिल इवन वार्ड लेवल पे कोई वर्क नहीं है, तो उस सूबाई नशिस्त में कैसे वो जीतेगा और कैसे आपको जीतने में मदद देगा? तो मैं समझता हूँ आपका कॉन्सेप्ट तो बड़ा क्लियर होना चाहिए। जो इलेक्टेबल होते हैं वो तो कहते हैं यार ये और ये, अगर इनको टिकट मिला तो मैं टिकट लूँगा। आपका सवाल बजाय है। मैं अगेन यही कहूँगा कि मैंने पार्टी को कहा कि जी आप जो फाइनल शॉर्ट लिस्टिंग आप उसका सर्वे करा लें, जो PP 12 में भी PP 13 में भी। देखें एक कैंडिडेट अगर है, मिसाल के तौर पे टेक्सला की अगर बात की जाए, तो मैं विदाउट या बियॉन्ड एनी
मेरी पर्सनल एफिलिएशन किसी कैंडिडेट से भी या किसी कैंडिडेट से मेरा कोई ज़ाती ताल्लुक़ उसके बियॉन्ड अगर मैं बात करूं, तो अगर हाजी मलिक उमर फ़ारूक साहब की बात की जाए तो वो कंटेस्ट करते रहे हैं वाह वाली सीट पे, लेकिन आखिरी कंटेस्ट उन्होंने किया टेक्सा वाली सीट पे, जिस पे बड़ा साइजेबल वोट बैंक 31,000 वोट बैंक उन्होंने, 32,000 जो है वो उन्होंने वोट लिया। लेकिन अगर बात करें ज़ीशान सिद्दीक भट्ट साहब की, तो लास्ट पार्टी के टिकट के जो होल्डर हैं वो हैं और उनका भी 17,000 वोट बैंक था। अब मोहसिन अयूब खान साहब है, मेरे लिए उतने ही नायत काबिल एहतराम हैं और इसी हल्के से ताल्लुक़ रखते हैं। अब उनकी अपनी जो वर्किंग है वो भी उनकी वर्किंग अच्छी जा रही है। तो मेरा जो एक स्टांस पार्टी के सामने अगर इन 3 कैंडिडेट्स के बारे में, और चौथा मैं क्योंकि फ़याज़ खान साहब का भी एक बड़े अरसे से तवातर तौर पे जो है वो पार्टी के साथ उनकी एफिलिएशन है, उनकी पूरी मैं समझता हूँ कि ना सिर्फ तहसील टेक्सला बल्कि पिंडी तक भी उनकी रीच है और उनका अपना एक हल्का अहबाब भी है और खिदमत भी हैं। तो ये चारों जो हैं मेरे लिए एक नहायत काबिल एहतराम है। अगर किसी एक कैंडिडेट पे मैं कहूँ कि जी ये मुझे ज़्यादा हाई फ्लाई करवाएगा या ये मुझे कम करवाएगा, तो हल्के के डायनामिक्स इस तरह के हैं कि तहसील टेक्सला और तहसील पिंडी ये आपको दोनों देखने हैं कि क्योंकि कुछ आपको पता है कि पिछले अदवार में जो कहा जाता था कि वहाँ से लीड मैं लेके आऊँगा तो यहाँ पे कवर हो जाएगी, अल्हम्दुलिल्लाह अब तो यहाँ से ही इतनी लीड होगी कि वहाँ की लीड और यहाँ की लीड दोनों ज़रूरी हैं और उनको मिला के जो है हमने किसी साइजेबल लीड की तरफ जाना है। बहुत अच्छी बात है, आप किसी का नाम लेके किसी को नाराज़ भी नहीं करना चाह रहे, लेकिन हकीकत यही है जो उस लेवल के सियासतदान हैं जो वोट ले सकेंगे, जिनका पूरा नेटवर्क है सिस्टम में, जो ख़ुद जीतने की कैपेसिटी रखते हैं, वही आपको जितवा सकेंगे। ये बड़ी अहम बात है। लेकिन चले इसके अलावा क्या दूसरा प्लान भी, दूसरा ऑप्शन ये नहीं हो सकता था कि कौमी हल्के में तो चले एक उम्मीदवार से आपने रिक्वेस्ट की, वो आपके हक़ में विड्रॉ कर गए, दूसरा उम्मीदवार है, चले जमहूरियत का हुस्न है, 1 से 2 उम्मीदवार होना तो अच्छी बात है। जहाँ बहुत ज़्यादा उम्मीदवार हैं वहाँ डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट यहाँ हैं, मुस्लिम लीग नून के पूरे डिवीज़न की प्रेसिडेंट ख़वातीन की यहाँ हैं, टेक्सला से हैं, आप कौमी असम्बली के उम्मीदवार हैं, तो जो एक नशिस्त पे 8-8, 10-10 उम्मीदवार हैं उनको कबल वक्त सेटलमेंट करना और किसी 1-2 पे इत्तफाक करना कि पार्टी टूट फूट का शिकार ना हो और ये जो कशमकश की एक जंग है इसको कंट्रोल किया जा सकता था। जी बिल्कुल, और इसी आज मैं आपके साथ ये ख़बर भी शेयर कर दूं कि इसी तनासर में हमारी 2 से 3 मीटिंग्स भी हुई और फ़याज़ खान साहब के घर पे हुई, उन्होंने होस्ट की। उन्होंने ये एक सालसी किरदार कह लें या एक मीडिएटर का रोल जो है वो अस्यूम किया और बड़ी खुशाइंद बात है, अच्छी बात है कि उनकी भी कोशिशें थी कि पार्टी जो है वो यकजा रहे और एक प्लेटफॉर्म पे रहे। हाजी मलिक उमर फ़ारूक साहब ने भी इसी तरह सीटिंग्स की, लेकिन उसमें हमारी जो हतमी बात है, ये शायद आपके नाज़रीन के लिए ख़बर भी हो कि हम ऑलरेडी इस चीज़ पे इत्तफ़ाक़ कर चुके हैं कि पार्टी ने जिसे टिकट दिया, हम तमाम जितने भी कैंडिडेट्स हैं मिल के उसका इलेक्शन इसी तरह लड़ेंगे कि जिस तरह हम खुद कैंडिडेट हैं। और ये ऑन रिकॉर्ड अगर आप उनसे ये सवाल कर भी लें किसी भी कैंडिडेट से, तो वो कहेंगे कि जी बिल्कुल बैरिस्टर साहब ने 100% बात ये ठीक की है कि हमारी 2 से 3 सिटिंग्स हुई हैं वक्तन फ़वक्तन और मुख्तलिफ टाइमिंग्स पे, जिस पे हमारा इस बात पे एक कंसेंसस के साथ हमने एग्रीमेंट किया है कि जी जो भी कैंडिडेट होगा हम उसका इलेक्शन अपना इलेक्शन समझ के लड़ेंगे। ज़ाहिरी बात है, जमहूरियत है, अब आप किसी को स्टॉप नहीं कर सकते। अब तो वो ज़माने भी शायद नहीं रहे, जिस तरह मैंने आपके पिछले सवाल में जिक्र किया कि वन मैन शो और इस तरह के जो एक गैर जमहूरी जो तर्ज था यहाँ पे सियासत का, वो उसमें काफ़ी तब्दीली आई है और काफ़ी बदलाव आया है। लेकिन उसके साथ साथ जो चीज़ देखने वाली है, पार्टी के सामने अगर आप कैंडिडेट बने तो उससे किसी को ममानियत नहीं है, या हाँ हल्के के अवाम के सामने अगर आप कैंडिडेट होना वो तो ममानियत नहीं है, जमहूरियत का हुस्न है। कैंडिडेट ज़्यादा भी हों तो तब भी अच्छा है, जमहूरियत है। लेकिन आप जो कह रहे हैं वो तो ठीक है, आपका इलेक्शन है, इलेक्शन कैंपेन स्टार्ट है, पॉजिटिव बात आप कर रहे हैं। लेकिन कुछ चीज़ें मेरे नोटिस में ऐसी हैं कि कुछ उम्मीदवार
अना का मसला बना के इस हद तक बैठे हुए हैं कि अगर हमें टिकट ना मिला तो वो ऐसे तो नहीं करेंगे कि अब आपके ख़िलाफ़ या शेर के इंतखाबी निशान के ख़िलाफ़ खुल के सामने आए। लेकिन कुछ मसाइल हैं, उन पर काम करने की ज़रूरत है। कुछ जो उम्मीदवार हैं उन्होंने रद्द अमल का अंदिया भी दिया है कि अगर हमें टिकट ना मिला तो हम अंडरग्राउंड काम करेंगे और अपने उम्मीदवार, तो लिहाजा इस तरह की चीज़ें हैं, इन पर मज़ीद काम करने की ज़रूरत है, टाइम कम है। दूसरी तरफ हम आते हैं जी कि एक हैवी वेट है निसार अली ख़ान साहब और दूसरे पीटीआई के मलिक तैमूर साहब, इनके आपस में राब्तों की भी ख़बरें हैं और ये भी ख़बरें चल रही हैं कि ऊपर वाली सीट पे निसार अली ख़ान साहब ने हिमायत मांगी है और निचले वाली सीट पे ख़ास तौर पे वाह कैंट में हिमायत देने की बात कर रहे हैं, उनकी ऑफ़र है, हमारे मुस्तनद ज़राए ये कह रहे हैं। तो इस सूरत हाल में क्या समझते हैं, आपके लिए कोई मुश्किलात पैदा होंगी? नहीं, मैं नहीं समझता कि चाहे इसके अलावा भी कोई हैवी वेट आ जाए तो इंशाल्लाह मैं कंफर्टेबल पोजीशन में हूँ और कतई ऐसी बात नहीं कि अगर कोई अलायंसेस इस तरह के हो रहे हैं, जो कि मैं समझता हूँ एक वो पार्टी जो कि 9 मई के वाक़े के बाद जिसका अपना वोटर डिस्पर्स हो गया है, लीडरशिप तो दूर की बात, लीडरशिप तो यहाँ पे आपको हल्के में नज़र आ ही नहीं रही। और अगर कोई इस तरह की अलायंस पीटीआई के वोटर्स या पीटीआई के कैंडिडेट से चाह रहा है तो मैं समझ रहा हूँ कि वो अपनी सियासी मौत खुद ही मर जाएगा। बिकॉज़ पीटीआई का वोटर, ये आप इलेक्शन डे पे देखेंगे, क्योंकि आप इलेक्शन डे की कवरेज करेंगे, आप इलेक्शन डे पे देखेंगे कि पीटीआई का वोटर आपको दूर दूर तक नज़र नहीं आएगा। हमारा जो ये हल्का है वो एक हाइब्रिड है, अर्बन और रूरल उसका एक मिक्स है। यहाँ पे प्योरली अगर बात की जाए तो शहरी हल्का नहीं है, यहाँ पे दही हल्के हैं, यहाँ दही इलाक़े हैं साथ जो जुड़ते हैं। और उन दही इलाकों में जो रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पे बरादरियों का वोट है, वहाँ पे धड़े की वोट है, वहाँ पे ये शहरी वोट जो कह लें आज उठ के जो अपनी मर्ज़ी से, जिस तरह 18 के एक बताया गया कि हवा चली और चेंज और तब्दीली का नारा और नए पाकिस्तान का नारा, ये वो हालात नहीं रहे। मुल्क के हालात बहुत तब्दील हो चुके हैं, सियासी हालात बहुत तब्दील हो चुके हैं। इस तहसील में अगर आप मुझे पीटीआई के वोट, जिस तरह इनको 2018 का वोट बैंक था, वो वोट बैंक अगर आपको इलेक्शन रिजल्ट के बाद नज़र आया, मैं भी यहाँ पे हाजिर हूँ, आप भी यहाँ पे ही हैं, लेकिन यहाँ पे कोई अलायंस जो है किसी कैंडिडेट की, किसी पीटीआई के टिकट होल्डर या कैंडिडेट के साथ, अगर वो ये समझे कि मैं बड़ा एक साइजेबल वोट बैंक ले लूँगा या पीटीआई के जितना ये वोट है वो मुझे पड़ जाएगा अगर मैं आज़ाद हैसियत से आऊँ, और अगर पीटीआई के कैंडिडेट समझेगा कि उस आज़ाद उम्मीदवार का कोई अगर वोट बैंक है बचा कुचा तो वो मुझे अगर पड़ जाएगा, तो मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत सियासी गलती होगी और सियासी मिसकैलकुलेशन है। क्योंकि यहाँ पे इस हल्के की आवाम का जो मिजाज है वो बाकी हल्कों से मुख्तलिफ है। यहाँ पे बरादरियाँ हैं, यहाँ पे धड़े हैं, यहाँ पे पर्सनालिटी सेंट्रिक जो है वो वोट पड़ता है। यहाँ पे इस तरह का अगर कहें कि किसी पार्टी किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर जो है वो जाके जिसकी आवाम में पजीराई भी ना हो और वो बिल्कुल ही एग्जिस्ट भी ना कर रही हो और उसको जो है ज़िंदा करने की कोशिश की जाए, तो मैं समझता हूँ कि ये पॉसिबल नहीं होगा। मेरे साहब यहाँ मैं थोड़ा सा डिफ़र करूँगा। एक तो आप कह रहे हैं कि पीटीआई का वोटर बिखर गया है और वो इलेक्शन वाले दिन नज़र नहीं आएगा। देखिए, जब तक लीडर ना हो, जब तक वोट निकालने वाला ना हो, ज़ाहिर है वोट तो नहीं निकलती। लेकिन जो हल्के की सूरत हाल है, वोटर पीटीआई का मौजूद है, वो जज्बाती है, वो इंटैक्ट है, लेकिन उनके साथ अलमिया ये है कि उनकी लीडरशिप बड़े खान साहब जो हैं वो शिफ्ट हो गए हैं दूसरी जमात में और मलिक तैमूर साहब जो हैं वो पर्दा स्क्रीन से गायब हैं। तो ये बड़ा अलमिया है। मेरे ख़्याल में अगर मलिक तैमूर साहब पर्दा स्क्रीन पे आ जाते हैं, हालात को फेस करते हैं और किसी हद तक लेवल प्लेइंग फील्ड मिलती है, तो आपका मुकाबला टफ होगा। डेफिनेटली मैं समझता हूँ कि खामोश वोटर अगर उनका पीटीआई का मौजूद है तो एक अच्छा मुस्बत और हेल्दी कंपटीशन जो है मैं देखने को मुझे नज़र आ रहा है। लेकिन अगर आप ये कहें कि और होना भी चाहिए लेवल प्लेइंग फील्ड पे शिकवा नहीं होना चाहिए, नहीं शिकवा नहीं होना चाहिए, लेवल प्लेइंग फील्ड होनी भी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि ये लेवल प्लेइंग फील्ड की जिस तरह, क्योंकि टीवी पे भी हम बयानात और दीगर सियासी बयानात चल रहे होते हैं लेवल प्लेइंग फील्ड के, तो लेवल प्लेइंग फील्ड देखें 18 की अगर सिचुएशन देखें तो हम भी यही कह रहे थे कि हमारे साथ भी जो है लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। हमारा कायद अपनी बेटी के साथ आता है, उसे एयरपोर्ट से अरेस्ट किया जाता है, ये नहीं पता कि अरेस्ट वारंट कहाँ पे हैं,
कोई कानूनी तकाज़ों को पूरा नहीं किया जाता और सीधे जी जो है वो जेल में लेके चले जाते आपकी हैं। बद्दुआ तो नहीं लग गई? देखें जी, हमारे कायद ने अपना मामला अल्लाह पे छोड़ा और अल्लाह देखें दुआ और बद्दुआ में बड़ा ही असर नहीं, दुआ तो नहीं दी होगी ना? दुआ नहीं दी, लेकिन डेफिनेटली मैं समझता हूँ कि दिल से जो निकले हुए अल्फाज थे वो दुआ की शक्ल इख्तियार। बताएं जी, गुलाम सरवर ख़ान साहब एक बड़ा मजबूत नेटवर्क रखते हैं, ख़ान ग्रुप जिसे कहते हैं, तो आपके मद्दे मुकाबल होंगे। मंसूर याद भी आ सकते हैं, गुलाम सरवर ख़ान भी। कल के प्रोग्राम में मेरी उनसे नशिस्त थी, मैंने उनसे पूछा कि इस हल्के से कौन इलेक्शन लड़ रहा है, तो उन्होंने कहा अभी डिसाइड नहीं किया गया। क्या समझते हैं अगर मंसूर याद की जगह गुलाम सरवर ख़ान साहब ख़ुद आते हैं तो कितना फ़र्क होगा मंसूर याद के बतौर उम्मीदवार या गुलाम सरवर ख़ान के बतौर उम्मीदवार? देखिए जी, उम्मीदवार कोई भी हो, खान साहब हों, उनका बेटा हो या उनकी फैमिली में से कोई और हो, क्योंकि घर से बाहर तो उनके कोई सारा मामलात नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ कोई भी कैंडिडेट हो किसी भी जमात से, घर से बाहर पे भी हम बात करते हैं अगर कोई भी जो है कैंडिडेट होता है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से, तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह इस पोजीशन में हूँ क्योंकि पिछले 5 साल में मेरी इस हल्के में वर्किंग रही है। आपने भी देखा हल्के की आवाम के साथ एक राब्ता, हल्के की आवाम के दुख सुख में जो है, मैं समझता हूँ कि मुझे ज़्यादा मज़ा आएगा कि अगर गुलाम सरवर ख़ान साहब मेरे सियासी हरीफ हों। गुड गुड। अच्छा बैरिस्टर साहब, ये बताएं जी कि आपने कहा घर ही का मामला हमेशा घर में ही रहता है, तो इस हवाले से यही तनकीद जो बहुत सारे लोग हैं आप पे भी करते हैं कि फ़ारूक साहब हैं जी, वो तीनों सीटों पे एप्लीकेंट थे, कौमी पे, दोनों सूबाई पे, आप थे कौमी पे, तो लोग ये भी कहते हैं कि यार घर से बाहर आप नहीं जाते। देखें, एक बड़ा अहम मामला है कि फ़ारूक साहब ने, आप भतीजे भी लगते हैं, उनके बेटों की तरह हैं, आपके सीट पे विड्रॉ किया उन्होंने, लेकिन 2 सूबाई सीटें जो हैं वो ज़ाहिर है वहाँ कंटेस्ट कर रहे हैं, यानी कि तीनों सीटों पे आपके घर से तीनों नशिस्तों पे इलेक्शन लड़ा जा रहा है। यही शिकवा ख़ान ग्रुप की तरफ भी होता है। तो ये एक परसेप्शन क्रिएट हो रही है कि 2 घर हैं जो सियासी जो हैं वो मामलात को अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं। यूथ के प्रेसिडेंट भी आप हैं, डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट भी फ़ारूक साहब हैं, कौमी असम्बली के उम्मीदवार भी आप हैं, दोनों सूबाई असम्बलियों के उम्मीदवार भी फ़ारूक साहब हैं। तो ये शिकवा आपकी तरफ भी आता है, किस तरह सेटिस्फाइड करेंगे जो ये सवालात हैं इनके? देखिए जी, अवाम का अगर ये शिकवा है तो वो फैक्ट्स एंड फिगर्स को देखें। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ हाजी मलिक उमर फ़ारूक साहब की, तो वो एक 35 साल उनका एक सियासी करियर है और आज से नहीं, वो पिछले 35 साल से किसी न किसी शक्ल में, किसी न किसी शेप में, किसी न किसी हल्के से, चाहे वो PP 8 होता था, PP 7 होता था, PP 5 भी होता था, PP 4 भी होता था उस टाइम, अब नंबर चेंज होते रहे। फ़ारूक साहब सीजनल पॉलिटिशियन है। यहाँ थोड़ा सा यहाँ पे मैं अगर अपनी बात टाइम को देखते हुए इसको कंक्लूड करेंगे। देखें, गुलाम सरवर ख़ान साहब ने विंग्स बनाए, मलिक तैमूर साहब को जगह दी वाकंड से, ख़ान साहब ने अभी विंग बनाया, मलिक अज़मत साहब को जगह दी, एक साइड उनका भतीजा है। मुझे ये बताएं कि आपके विंग्स में भी आपके चचा हैं, दोनों साइडों पे अप्लाई कर रहे हैं, ज़ाहिर टिकट के लिए मोस्ट सीनियर हैं आप हैं, तो उनसे जो है वो बेहतर होना चाहिए, ना कि उनसे ज़्यादा तनकीद इस तरफ आ रही है। नहीं, मैं इसमें थोड़ी सी क्लैरिफाई कर दूं। मुझे इस बात का इल्म है कि टाइम शॉर्ट है, लेकिन मैं आई थिंक चाहूँगा कि ये पूरी बात जो है अपने नाज़रीन को ज़रूर जो है उसमें, ताकि ये क्लैरिटी होनी चाहिए। इस तनकीद बराए तनकीद की जगह जो है मेरे ख़्याल से एक क्लियर जो है वो क्लैरिटी नज़र आनी चाहिए और इस बात को क्लियर भी होना चाहिए। जब आप विंग्स की बात करते हैं तो हाजी साहब ने मेरे कहने पे दोनों हल्कों की दरख्वास्तें नहीं दी और नेशनल की भी नहीं दी, पार्टी के कहने पे उन्होंने ये तीनों दरख्वास्तें दी। अब पार्टी का जो फ़ैसला होता है टिकट्स का वो अब चंद दिनों में हम देख लेंगे। जहाँ पे बात करते हैं यूथ विंग की, तो ये पार्टी की तरफ से मुझे खुद, मैंने कोई ओहदा नहीं मांगा कि मुझे पार्टी की तरफ से कोई ओहदा दिया जाए या कोई ज़िम्मेदारी दी जाए। पार्टी की तरफ से यूथ विंग का ओहदा मुझे मिला। जब हाजी मलिक उमर फ़ारूक साहब को डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट का ओहदा मिला तो ये भी पार्टी सर, ये एतराज़ नहीं है, आप आंसर करें। हाँ। लोगों के जहनों में ये एतराज़ है कि मैं उसी पे मेरी गुजारिश सुने। देखिए, पब्लिक परसेप्शन ये है कि आप आएँ, आप जमहूरी राइट रखते हैं इलेक्शन लड़ने का, फ़ारूक साहब एक्सपीरियंस है, वो भी राइट रखते हैं। कहने का मकसद ये है कि अवाम ये सोचती है कि अगर आप कौमी पे आ रहे हैं इस घर से, कोहिस्तान हाउस से, तो सूबाई जो विंग्स हैं उनमें दोस्तों को एडजस्ट करें, पार्टी के सीनियर्स को एडजस्ट करें, ताकि आपके विंग्स मजबूत हों, घर से बाहर जाएं।
तो अगर सूबाई पे आ रहे हैं, कौमी पे किसी को एडजस्ट करें, मतलब दोस्तों को एडजस्ट करें, घर से बाहर लोगों को एडजस्ट करें, मजबूत धड़ों को साथ अटैच करें, उनको अकोमोडेट करें, ताकि उसका इन दी एंड जो रिज़ल्ट्स हैं वो आपके हक़ में जाएं। तो इस तरह का जो ज़ाहिर है लोगों के जहन में सवालात उठते हैं। ठीक, तो जहाँ पे आपने बात की कि इस तरह की तनकीद होती है कि ये सब कुछ ही घर में रख लेते हैं और ये सारे तमाम तर मामला, तो मैं समझता हूँ जिस तरह मैंने देखें आपसे जिक्र किया कि जब मैंने इलेक्शन कंटेस्ट किया तब कोई भी एप्लीकेंट नहीं था और पार्टी का ये जो जिम्मेदारी थी ये हमारे कंधों पे आई, क्योंकि उससे 2 महीने पहले जो है इलेक्शन, एक जनरल इलेक्शन हो चुका था। पार्टी के वो उन कैंडिडेट्स ने नहीं कंटेस्ट किया, ना किसी ख्वाहिश का इजहार किया, पार्टी टिकट के लिए अप्लाई तक नहीं किया। तो पार्टी के उस टाइम टिकट अप्लाई मैंने किया 2018 के बाई इलेक्शन में और अपने आप को कैंडिडेट के तौर पे पेश किया पार्टी को। पार्टी ने एतमाद करते हुए टिकट मुझे दिया और वो रिजल्ट्स देखे। अब आज अगर मैं अपने आप को कैंडिडेट पेश कर रहा हूँ तो उस 2018 की बुनियाद पर पेश कर रहा हूँ। जब 2018 में मैंने कंटेस्ट किया तो उसके बाद मैंने आज, तो जिसको 18 में टिकट मिला वो तो आज कैंडिडेट नहीं है। जो जनरल इलेक्शन में जिसको 18 में टिकट मिला वो तो पार्टी छोड़ के, वो तो पीटीआई के साथ जाके और अब आईपीपी के साथ गालबन मेरे ख्याल से वो हादसाती तौर पे जो टिकट दिया गया, क्योंकि और कोई एप्लीकेशन थी भी नहीं उस टाइम। हल्के के हालात और उस टाइम के जो हालात और वाक़यात थे, आप मेरे से ज़्यादा बखूबी वाकिफ़ हैं उस टाइम के मामलात के। तो कहने का मकसद ये है कि अगर हाजी मलिक उमर फ़ारूक साहब अपने आप को कैंडिडेट किसी एक हल्के का रखते हैं और अप्लाई वो सब पे ओवरऑल करते हैं पार्टी की इंसिस्टेंस पे, और मैंने अगर नेशनल के लिए अप्लाई किया है तो जाहिर सी बात है कि अगर नेशनल का टिकट वो मुझे देते हैं और हाई साहब को सूबे में से किसी एक हल्के पे वो कहते हैं जी कि जी हमारी असेसमेंट है और हम समझते हैं कि ये हम आपको दें, तो जाहिर सी बात है हमारे घर में तो तीसरी सीट नहीं रहेगी। तो 2 कैंडिडेट्स एक घर से भी हैं। इसी तरह खान साहब के भी घर में है कि जी भतीजा भी है, वो खुद भी हैं, वो तो बेटे को भी लेके आए। तो वो तीनों अब सीटें जो हैं गालबन इसी तरह ही उनके मामलात हैं। लास्ट आपसे मैंने एक दफ़ा सवाल किया था कि अगर निसार अली खान साहब आपकी जमात में आएँ तो आप वेलकम कहेंगे कि नहीं। तो अब क्या समझते हैं, अब तो इलेक्शन का बिल्कुल टाइम है, पार्टी टिकट के लिए अप्लाई कर चुके हैं आप लोग, अभी आई थिंक डिसाइड भी उन्होंने कर लिया होगा, अनाउंसमेंट करना बाकी है। इलेक्शन अगर आज़ाद लड़ते हैं निसार अली खान साहब, तो क्या मुस्तकबिल करीब में अगर वो आपकी पार्टी के साथ नेगोशिएशन करते हैं या कोशिश आप करेंगे कि वो पार्टी में वापस आ जाएं? नहीं जी, ये मियाँ साहब क्योंकि पाकिस्तान वापस आ चुके हैं और पार्टी के कायद हैं, ये उन्हीं के फ़ैसले हैं और ये पार्टी की ही जो मामलात हैं वो पार्टी ख़ुद जाने। हम यहाँ पे लोकल लेवल पे या लोकल लीडरशिप के लेवल पे मैं समझता हूँ कि ये हमारा ना तो कोई डिसीजन है और ना ही कोई ऐसी बात है। ये पार्टी का फ़ैसला है, पार्टी अपने लेवल पे ये फ़ैसला ख़ुद करे। जी बहुत बहुत शुक्रिया बैरिस्टर अकील मलिक साहब आपका कि आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, प्रोग्राम सियासी बात में हमारे साथ शरीक गुफ्तगू थे बैरिस्टर अकील मलिक साहब, जो कि मुस्लिम लीग नून के टिकट के हसूल के लिए जंग लड़ रहे हैं और इन्होंने अप्लाई किया हुआ है, इंटरव्यू इनका हो चुका है और अगले चंद दिनों में मुस्लिम लीग नून जो है रावलपिंडी डिवीज़न के जो उम्मीदवार हैं उनके टिकट का ऐलान करेगी। नाज़रीन, प्रोग्राम सियासी बात में अगले प्रोग्राम में एक नई शख्सियत के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। फ़िल वक्त अपने मेज़बान रिजवान शाह को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।